बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं कैटजन के चैप्टर 25 की पार्ट 4 की वीडियो को। इस पार्ट में हम लोग इंशाल्लाह इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स को स्टडी करेंगे। पार्ट 2 और 3 में हमने इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स स्टडी किया था। अच्छा, एक लाइन मुझे लगता है मैं मिस कर गया था। ये मैंने आपको बताया था कि इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स जो होते हैं वो सेरेब्रल ब्लड फ्लो को इंक्रीज करते हैं, लेकिन ये मिस कर देता है कि सेरेब्रल ब्लड फ्लो की इंक्रीज होने की वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये बात ज़हन में रखिएगा। एनीवे, स्टार्ट करते हैं हम इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स को। इसमें हर ड्रग ग्रुप के बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट बातें जो आपने याद रखनी है। तो मैं एक तो पहले आपको बता दूंगा कि ओवरऑल यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, और फिर वो जो 2-3 इंपॉर्टेंट बातें ना वो आपको बता दिया करूंगा कि भाई ये एमसीक्यू के हवाले से बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपने रखना जहन में। तो ओवरऑल एक दफ़ा अगर हम नाम वगैरह डिस्कस करना शुरू करें तो पहले ही हम लोग पढ़ चुके हुए हैं कि बेंजोडायजेपिन्स और बारबिटूरेट्स आर यूज्ड एज एनेस्थेटिक्स, और इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स जाहिर सी बात है बारबिटूरेट्स। और ये दोनों का मैकेनिज्म क्या होता है, गाबा वाले रिसेप्टर्स को ये इनहिबिट कर रहे होते हैं। सही होगी बात। अब बारबी को देख के कुछ लोग जो होंगे वो कोशिश करेंगे कि बारबी को डेट पे लेकर चले जाएं, तो यहाँ पे ड्रग का नाम आता है इटोमीडेट। ठीक है, लेकिन जो शरीफ लोग हैं वो कहते हैं यार डेट पे लेकर नहीं जाना चाहिए, सिंपली प्रपोज करना चाहिए, तो प्रोपोफोल। सही की बात। अब ये चारों ड्रग्स जो होते हैं वो इसी मैकेनिज्म के थ्रू काम कर रहे होते हैं। प्रपोज करता है जब बंदा ना, तो रिश्ता सिर्फ कायम नहीं होता बल्कि मेंटेन भी रह पाता है, क्योंकि सही पता है शादी होती है ये वो सारा। तो ये जो प्रोपोफोल होता है ये एनेस्थीसिया कॉज भी करवाता है और एनेस्थीसिया मेंटेन करने में रोल प्ले करता है। ये बात ऐसे मेरी कार्ड में लिखी हुई, वैसे में रख लो भाई, मेंटेन करने में प्रोपोफोल रोल प्ले कर रहा होता है। तो ये थोड़ा सा मैंने कहा नाम याद करना आपके लिए आसान हो जाए। इटोमीडेट हो गया, प्रोपोफोल हो गया। इसी तरह से फिर कैट से एक और नाम आप याद रख सकते हैं, केटामाइन। ठीक होगी बात। तो इसके बारे में डिसोसिएटिव ऑफ एनेस्थीसिया वो भी आगे जाके हम देखते हैं। तो सबसे पहले प्रोपोफोल को हम थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने प्रोपोफोल का जिक्र किया है। वो कह रहे हैं भाई बारबिटूरेट्स की निस्बत प्रोपोफोल बहुत जल्दी काम कर लेता है। ठीक है, और इससे जल्दी ही बंदा रिकवर हो जाता है, तो ज़्यादा रैपिड होते हैं। एक ज़रा बात याद रखिएगा, प्रोपोफोल का एंटी एमेटिक एक्शंस भी होते हैं। तो सर्जरी के बाद अगर पेशेंट को नौजिया वगैरह फील नहीं हो रहा तो वो ऐसा ही कोई अच्छा ड्रग आपने उसको दिया है, प्रोपोफोल वगैरह दिया हुआ, जिसकी वजह से उसको नहीं हो रहा होगा। अच्छा, एक्शन तो रैपिडली कर रहे हैं, लेकिन इसको हम आईसीयूज़ के अंदर दे सकते हैं। ठीक है, फॉर प्रोलॉन्ग सेडेशन। तो एक हमने एंटी एमेटिक एक्शन वाली बात डिस्कस कर ली। दूसरा प्रोलॉन्ग सेडेशन, मैंने आपको कहा था ना मेंटेन करते हैं रिश्ते को, तो मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया के लिए भी हम प्रोपोफोल को इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर लॉन्गर टाइम्स। अच्छा, प्रोपोफोल पेरिफेरल विजुअलाइजेशन कॉज करवाते हैं। अब देखो, जब प्रपोज कर रहे होते हैं तो हाथ पांव फूल नहीं जाते, जाहिर सी बात है यार, बड़ा सेंसिटिव सा काम है। तो अब प्रपोज करते हुए हाथ पांव फूल जाते हैं, तो उसे ध्यान में रखो, पेरिफेरल विजुअलाइजेशन, ब्लड वेसल्स फूल गई। ठीक है, विजुअलाइजेशन की वजह से मार्क्ड हाइपोटेंशन हो जाती है। ये भी समझ में आ गई। तो 3 बातें डिस्कस कर ली हमने। तीसरी मार्क्ड हाइपोटेंशन के बाद डिस्कस किया प्रोपोफोल के बारे में। मजीद देखो जनाब वाली, वो कह रहे हैं कि हेपाटिक ब्लड फ्लो जो है उससे ज़्यादा इसका क्लियरेंस होती है। तो इससे हमें साबित ये हुआ कि भाई लिवर में तो इतना जा नहीं रहा जितना निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि मेटाबोलाइज होए बगैर ही ये यूरिन के थ्रू निकल सकता है, लिवर के एंजाइम के बगैर भी। थोड़ा बहुत मेटाबोलाइज होगा भी, ठीक है, लेकिन सिंपली वैसे भी निकल जाएगा। यहाँ तक अगर प्रोपोफोल के बारे में कहानी हो गई। फिर उन्होंने फॉस प्रोपोफोल का जिक्र किया है, जो कि एक प्रो ड्रग है प्रोपोफोल का, जो कि बॉडी के अंदर जारी बात है कन्वर्ट होता है प्रोपोफोल में। अब ये चूँकि प्रो ड्रग है, इसका ऑनसेट भी स्लो है और फिर बंदा इससे रिकवर भी ज़रा स्लो करता है, लेकिन फ़ायदा ये है कि प्रोपोफोल के जो जहाँ पे इंजेक्शन लगाते हैं ना प्रोपोफोल का, वहाँ पे थोड़ी सी पेन होती है, तो फॉस्ट प्रोपोफोल से थोड़ी कम पेन होती है। ऑलराइट, अब जो मैंने कहा था आपको कि बातें याद आपने ज़रूर रखनी है। एंटीमेटिक एक्शन वैसे मिनी कार्ड्स के उन्होंने एमसीक्यू में दिया हुआ है, एक एमसीक्यू है, तो इसलिए देख लो, चाहे याद रख लो, वरना मेरे ख्याल से जो इंपॉर्टेंट बात है वो मार्क्ड हाइपोटेंशन है। ठीक है, कि प्रोपोफोल जो होती है वो हाइपोटेंशन कॉज के वाली होती है और मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया में रोल प्ले कर रही है। तो एक तो ये पेरिफेरल वेज़ोडाइलेशन वगैरह हो गया, दूसरा मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया। ये बस 2 बातें हैं प्रोपोफोल के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं। ओके होगी बात। आगे आ जाइए बारबिटूरेट्स की तरफ। यार ये तो पहले पढ़ चुके हुए हो, तो इसलिए इसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए है। इसमें 2 जो रैपिडली एक्टिंग बारबिटूरेट, वैसे बारबिटूरेट्स तो होते हैं ना सेडेटिव और हिप्नोटिक्स, लेकिन जो रैपिडली एक्टिंग बारबिटूरेट्स होंगे वो हमारे पास एनेस्थेटिक्स में यूज़ हो रहे होंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि बंदा, अब जाहिर बात है जिसका 6 घंटे में एक्शन होता है तो वो तो नहीं ना हम देंगे, क्योंकि 6 घंटे ऑपरेशन थिएटर में इंतजार कर रहे हैं। अच्छा जी, चलो जी, जब ये थोड़ा सा होश कम होगा ना तो सर्जरी शुरू करते हैं, अभी जी दिया जी, इसको भी इंतजार कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं होगा ना यार, जल्दी काम करना है हमने। तो ये थायोपेंटल हो गया, मेथोहेक्सिटल हो गया, ये तो कह रहे हैं कि एक दफ़ा ही ब्लड के घूमने में काम कर जाती हैं, यानी कि लेस देन 1 मिनट के अंदर अंदर ये कमाल कर लेते हैं। तो शॉर्ट सर्जिकल प्रोसीजर में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जल्दी ही बंदा वापस होश में भी आ जाता है, तो शॉर्ट सर्जिकल प्रोसीजर में इस्तेमाल होता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा, इसका ब्रेन पे इफेक्ट जल्दी ख़त्म क्यों होता है?
रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, क्योंकि बहुत जल्द ब्रेन से निकल के तो दूसरे टिश्यूज़ के अंदर ड्रग चला जाता है। तो जब ब्रेन से निकल कर दाई होता है बंदा होश में आ गया। अलबत्ता बॉडी से निकालने के लिए वही हिसाब किताब है कि हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होगा फिर बॉडी से निकलेगा, लेकिन ब्रेन से जल्द निकल जाता है ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन ये पहले हम पढ़ चुके हैं तो ये आपको इंशाल्लाह पहले से ही आता होगा। अच्छा जी, और उसके अलावा वो कह रहे हैं कि अगर इसके इफेक्ट्स की बात की जाए तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करवाता है, सर्कुलेटरी डिप्रेशन करवाता है और इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर करवाता है। अच्छा, अभी जो सारे हैं ना ये सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन वगैरह करवा रहे हैं, तो ये यानी कि हार्ट के पेशेंट्स जो होंगे उनके अंदर हम अवॉइड करेंगे। तो कुछ ड्रग्स हैं जो कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन नहीं करवाते। अब एनेस्थेटिक्स हैं तो डिप्रेशन करवाना कोई इतनी अजूबे की बात नहीं है, डिप्रेशन ना करवाना अजूबे की बात है। तो वो हम खास तौर पे देखेंगे कौन से ड्रग्स डिप्रेशन नहीं करवाते। तो इसमें तो इनमें अपने जो याद रखने की बात है बस ये देख लो कि बहुत रैपिड है और रीडिस्ट्रीब्यूशन से इसका इफेक्ट होता है वो ख़त्म हो रहा होता है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर कम होता है, चाहे ये बात भी याद रख लो। बेंजोडाइज़ेपीन की बात की जाए तो बेंजोडाइज़ेपीन थोड़े ज़्यादा लॉन्गर एक्टिंग होते हैं, मिडाज़ोलैम वगैरह, लेकिन लॉन्गर एक्टिंग से घबराना नहीं है। ये ना सोचना कि यार बंदा तो चला ही जाएगा, क्योंकि इसके इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए इसका एंटागोनिस्ट मार्केट में मौजूद है जिसका नाम है आपके पास फ्लूमैज़िनिल। समझो के बाद, तो ऑल्दो ये स्लोअर हैं, इनका लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, लेकिन इनके इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हमारे पास फ्लूमैज़िनिल होता है। बाकी वो कह रहा है कि इसके अंदर भी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है। मैंने आपको कहा था कोई अजूबे की बात नहीं है कि डिप्रेशन हो। अब आते हैं हमारे पास केटामाइन। भाईजान केटामाइन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फ़र्क है। अभी तक जो 3 पढ़े थे ना ये सारे गाबा के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं। केटामाइन एनएमडीए रिसेप्टर्स के ऊपर काम करता है। एनएमडीए रिसेप्टर्स ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि ग्लूटामेट के आने पे कैल्शियम की एंट्री करवाते हैं, यानी कि एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करवाते हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स होते हैं, तो ये उन एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स को इनहिबिट करता है। ठीक है, तो एक तो केटामाइन के बारे में जो इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है वो ये है कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होता है वो एनएमडीए ग्लूटामेट रिसेप्टर के थ्रू होता है। दूसरा यार बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो है डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। ये क्या होता है? और यार ये एक ऐसी किस्म एनेस्थीसिया की है कि पेशेंट होता होश में है, लेकिन ना वो अपनी ही बातों से डिसोसिएट होता है। जैसे मिसाल के तौर पे यार, अब एक लड़की है मिसाल के तौर पे सारा का ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन के दौरान उसको उसकी टांग को ऊपर कट लगा दिया, टांग खोल दी, तो वो बेचारी तो चीखें मारेगी ना कि हाय अल्लाह मेरी टांग छोड़ दो, ये वो प्लीज़ ना करें। अब घबराएगी ना, जाहिर सी बात है। अब डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया में ये होता है पेशेंट होश में है लेकिन वो घबराता नहीं है। वो देख रहा है उसकी टांग हो रही है, कहते हैं अच्छा टांग काट कोई मसला नहीं, काट लो कोई मसला नहीं, ठीक है। तो वो उसको इतनी टेंशन नहीं हो रही होती, वो डिसोसिएट हो जाते हैं अपनी ही काम। तो ये एक बड़ा फ़ायदा है आपके पास केटामाइन का कि जनाब बेहतरीन किस्म की चीज़ है। तो डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया बड़ी ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है। तो केटामाइन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एक बात इसकी याद रखनी ज़रूरी है, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। दूसरी इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एनडीए में। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कार्डियोवास्कुलर स्टिमुलेंट है, ये डिप्रेसेंट नहीं है। यहाँ पे अजूबा आ गया है, ठीक है। बाकी सारे डिप्रेस कर रहे थे ना, कार्डियोवास्कुलर को, रेस्पिरेटरी को, ये स्टिमुलेंट है। तो अगर कोई कहते हैं भी हार्ट फेलियर का पेशेंट है उसको हमने सीधे देना, तो कौन सा देंगे? केटामाइन। ओके की बात, हार्ट फेलियर के पेशेंट में तो बड़े ही फेलियर तो मतलब थोड़ी ज़्यादा ही बात हो जाती है, लेकिन मतलब ऐसा जो पेशेंट आएगा जो बुरे हालात हैं जिसके हार्ट के, तो हम उसको देंगे केटामाइन। ऑल राइट। उसके अलावा इंट्राक्रेनियल प्रेशर को भी इंक्रीज़ कर रहा है। और यार इसके बारे में चौथी इंपॉर्टेंट बात भी है, और वो ये है कि ये इमरजेंसी रिएक्शंस कॉज करवाता है। वो इमरजेंसी रिएक्शंस क्या होते हैं? कलर ड्रीम्स आते हैं पेशेंट को, हेलुसिनेशंस होती हैं, एक्साइटेशन, डिसोरिएंटेशन, इस तरह की चीज़ें। तो अभी हम एक दफ़ा एंड में रिवाइज करेंगे हर एक के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है। सही है की बात। आगे चलते हैं हम ओपियोइड्स की तरफ। ओपियोइड्स आपको पता है एनाल्जेसिक्स में आते हैं, पेन को कम करने में यूज़ करते हैं। अभी आगे जाके हम इंशाल्लाह ओपियोइड्स का पूरा चैप्टर पढ़ रहे होंगे। तो मॉर्फिन हो गया, फेंटानिल हो गया, ये भी दूसरे ड्रग्स के साथ मिला जुला के इस्तेमाल करते हैं कि चलो यार अच्छी बात है कि थोड़ा पेन को कम करने में ये भी अपना रोल प्ले कर लेंगे। और अच्छी बात इसके बारे में भी ये है, जैसा कि बेंजोडाइज़ेपीन के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हमारे पास फ्लूमैज़िनिल था, उसी तरह से ओपियोइड्स के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हमारे पास नैलट्रेक्सोन होता है। ये भी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को आते हैं, कोई जुबे की बात नहीं है। अच्छा, मज़े की बात है, न्यूरोलेप्ट एनेस्थीसिया, ये क्या होता है? एनेस्थीसिया को, सॉरी, ओपियोइड्स को जब हम दूसरे ड्रग के साथ मिला के देते हैं, जैसा कि डोपामिन एंटागोनिस्ट ड्रोपेरिडोल, मिला के देते हैं, तो ये एक मिली जुली सी स्टेट होती है न्यूरोलेप्ट एनेस्थीसिया, जिसमें बंदे का होता होश में है लेकिन एनाल्जीसिया और एमनीजिया वगैरह प्रोड्यूस होती है, यानी पेन फील नहीं होती, मेमोरी सही नहीं बन रही होती। तो ये सारा कुछ कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। अलबत्ता मिनी कार्डियो में बोर्ड करके लिखा हुआ है तो बंदे का ध्यान तो जाता है। सही होगी बात। अब आजकल हम लोग ये फेंटानिल वगैरह से निकल आए हैं, थोड़े न्यूर ओपियोइड्स पे काम कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे
एल फेंटानिल, रेमीफेंटानिल, ये जो न्यूअर ड्रग्स होते हैं इनकी जो फास्टर रिकवरी होती है, जल्दी बंदा शेप में चला जाता है और जल्दी बंदा इनसे रिकवर भी हो जाता है। अब आता है आपके पास एटोमीडेट। ये भी आपको पता है डेट पे लेकर जा रहे थे बारबी को, तो है तो ये भी गाबा के ऊपर एक्ट करने वाला ही। अब एटोमीडेट के बारे में भी एक बड़ी ख़ास खूबसूरती की बात यह है कि ये भी कार्डियक और रेस्पिरेटरी स्टेबल रखता है, ना स्टिमुलेंट है ना डिप्रेशन डिप्रेशन करता है, ठीक है, तो स्टेबल रखता है। तो ऐसे पेशेंट जिनमें ज़्यादा रिजर्व ना हो, रिजर्व का मतलब होता है हम हार्ट का प्रॉब्लम मजीद डिटोरिएशन बर्दाश्त नहीं कर सकते, बस जैसा है वैसा ठीक है, मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई एटोमीडेट दे दीजिए। अलबत्ता अगर फेलियर ही हुआ हुआ है, हम थोड़ा बहुत काम को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो फिर हम क्या देंगे, कैटामाइन। सही की बात। तो अच्छा जी, इंटरमीडिएट जो होता है ये पेन मायोक्लोनस इंजेक्शन साइट पे कॉज कर सकता है, नोजिया पोस्ट ऑपरेटिवली कॉज कर सकता है, और उन्होंने कहा कि भाई एड्रिनल डिप्रेशन कॉज करवा रहा है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात वो यही है कि मेंटेन कर रहा होता है ये रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर फंक्शंस को। सही होगी बात। एड्रिनल डिप्रेशन थोड़ी फ़र्क बात ज़रूर है, पता नहीं इंपॉर्टेंट है या नहीं है। डेक्स मेडिटोमिडेट एक और ही कैटेगरी का ड्रग आ गया। ये है जी हमारे पास अल्फा 2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट। तो अल्फा 2 रिसेप्टर्स का ये जारी बात है एगोनिस्ट है। तो आपको याद होगा अल्फा 2 एड्रीनर्जिक जो थे वो दूसरों को इनहिबिट करने में रोल प्ले कर रहे होते थे। ये तो अब एएनएस की फार्माकोलॉजी की बातें आ गई हैं। तो ये भी बहरहाल काम करता है, आईसीयू सेटिंग्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और जनरल एनेस्थीसिया में हम इसको मिला जुला के दूसरे ड्रग्स के साथ दे सकते हैं। सही होगी बात। तो एक दफ़ा अगर हम देख लें कि कौन कौन सी बातें थी जो कि इंपॉर्टेंट हमने याद रखनी थी, तो भाईजान प्रोपोफोल के बारे में ये सबसे पहले आता है आपके पास प्रोपोफोल। इसके बारे में आपने याद रखना था, एक तो ये कि ये पेरिफेरल वेज़ोडाइलेशन करवाता है, ठीक है, पेरिफेरल वेज़ोडाइलेशन करवा रहा है। दूसरा इसका एंटी एमेटिक एक्शन होता है, और बस इतना ही था। और क्या था, प्रोलॉन्ग सेडेशन वगैरह, बाकी चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसके बारे में। सही। हाँ, मैंने आपको बताया था एनेस्थीसिया को मेंटेन करने में रोल प्ले करता है, चाहे ये भी याद कर लो, क्योंकि प्रपोज करने से ताल्लुक जो है वो मेंटेन रहता है, आईसीयूज़ वगैरह में रोल प्ले कर। बारबीचुरेट्स से बंदराज का मैं आपको तो नहीं बता रहा, क्योंकि इसकी बातें आपको तकरीबन सारी बातें याद होंगी ही। बारबीचुरेट्स के बारे में ये रीडिस्ट्रीब्यूशन वाली बात याद रख लेना, और ये कि बहुत रैपिडली एक्टिंग होते हैं। बेंजोडाइज़ेपीन्स के बारे में बेडाजोलैम और फ्लूमैज़िनिल एंटागोनिस्ट होता है, ये बात याद रख लो। सही। केटामाइन के बारे में तो भाई ज़्यादा बातें थी हमारे पास याद करने की। एक तो आपने याद रखना था इसके बारे में डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। दूसरा आपने केटामाइन के बारे में याद रखना था कार्डियोवास्कुलर स्टिमुलेंट होता है। तीसरा आपने इसके बारे में याद रखना था कि इसका मैकेनिज्म क्या है, एनडीएमए ग्लूटामेट के थ्रू होता है। और चौथा आपने इसके बारे में याद रखना था कि ये इमरजेंसी रिएक्शंस कॉज करवाता है, जिसमें कलरफुल ड्रीम्स और ये वो चीज़ें आती हैं। सही होगी बात। जब बताइए मैंने मतलब बिल्ली से खेल रहा होता है तो उसको दुख दर्द तो भूल ही जाती है ना, खासतौर पर सारा ने प्यारी सी कैट पाली भी होगी, तो केटामाइन से डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया आपको थोड़ा बहुत याद हो ही जाएगा, आई होप सो। बाकी ओपियोइड्स के बारे में देख लो यार, बस उसके बारे में वही जो उसको दूसरे ड्रग के साथ मिला के देते हैं तो हमारे पास न्यूरोलेप्टिक एनेस्थीसिया हो जाता है, और नैलॉक्सोन उसको इसके इफेक्ट को कम करने के लिए होता है। तो ये बात याद रख लो इसके बारे में। एटोमिडेट के बारे में ये है कि वो स्टेबल बरकरार रखता है, और डेक्स मेडिटोमिडेट के बारे में ये बात, उसका मैकेनिज्म क्या है, और ये भी आईसीयू वगैरह में रोल प्ले हेल्प कर रहा होता है हमारे पास। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।